एग्रीकल्चर सेक्टर ऐसा है जो बहुत अंडर यूटिलाइज्ड है, कोई प्रोफेशनली उसमें नहीं आना चाहता है। एग्रीकल्चर या डेयरी सेक्टर में कुछ करना है और इसकी वजह से हमारा वो पैशन था और हम आगे बढ़ पाए इसमें। घर की सब्जियां उगाना, वही चूट के खाना, ये सब का अलग ही मज़ा है। पहले 2 साल तो ऐसा था कि चपरासी से लेके सीईओ सब कुछ मैं ही था। अच्छा, सीईओ भी यहीं के, चपरासी भी गोबर उठा रहा है, सीईओ भी गोबर उठा रहा है। मंथ के एंड में कितना बचा या ना बचा, बट आपने 30 लोगों का घर चलाया, वो जो सेटिस्फेक्शन होता है वो बहुत अच्छा होता है। साल 2012 में एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर की केमिकल इंजीनियर से शादी होती है और 2017 तक सब कुछ सही चल रहा होता है, लाइफ सेट होती है। लेकिन 2017 में भाई साहब को लगता है कि कुछ मज़ा नहीं आ रहा है, कुछ में आनंद नहीं आ रहा है इस बोरिंग लाइफ में, और वो छोड़ छाड़ करके देसी गाय पालने का बिजनेस शुरू करते हैं। खुद तो नौकरी छोड़ते ही हैं, साथ में अपनी पत्नी जो गवर्नमेंट कॉलेज में एक प्रोफेसर होती हैं, उनकी भी नौकरी छुड़वा देते हैं। दोनों पति पत्नी आज सक्सेसफुली डेयरी चला रहे हैं। शुरुआत में काफ़ी मुश्किलात आई, लेकिन उन्होंने जीरो नॉलेज से एक अच्छा मुकाम हासिल किया है। तो हम हैं अभी श्रीकांत मालदे और चार्मी मालदे के डेयरी फार्म पे। आपको मिलवाते हैं इस दंपत्ति से जो इन्होंने अपनी जॉब छोड़ के कैसे इन्होंने आगे डेयरी पे काम किया। पहले से हम लोग नेचर लवर्स हैं और हेल्थ कॉन्शियस हैं, और ख़ासकर 2014 में मेरे फादर की कैंसर के कारण डेथ हुई थी। उसके बाद हम और हेल्थ कॉन्शियस हो गए, और हमें ये लगा कि जॉब में या किसी में भी कितना भी पैसा कमाएंगे, बट अगर अच्छी लाइफस्टाइल नहीं होगी, अगर हम ज़मीन से, नेचर से नहीं जुड़े रहेंगे, तो किसी का मतलब नहीं है। तो हमने 1 साल की काफ़ी रिसर्च की, काफ़ी लोगों से मिले, बहुत सारे डेयरी फार्म्स विज़िट किए, एग्रीकल्चर सेक्टर में क्या क्या हो सकता है वो हमने देखा, और हमें लगा कि एग्रीकल्चर सेक्टर ऐसा है जो बहुत अंडर यूटिलाइज्ड है, कोई प्रोफेशनली उसमें नहीं आना चाहता है। फिर हमने सोचा कि डेयरी एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें गाय सेंटर हैं, और पूरी अगर ऑर्गेनिक फार्मिंग या पूरी ऐसे हेल्दी इकोसिस्टम अगर देखें तो उसमें गाय सेंटर में है। तो हमने सोचा कि 4 गिर गाय से हम एक डेयरी व्यवसाय शुरू करें, और फिर धीरे धीरे आगे जाके ऑर्गेनिक फार्मिंग और उसी से जुड़े अलग अलग हम कड़ी उसको जोड़ सकते हैं। ये जो कहानी है वो थोड़ी सी अलहदा है, जो थोड़ी सी अट्रैक्ट करती है लोगों को, कि लेकिन इसमें संघर्ष भी काफ़ी है। आप शुरुआत में जब आए इस फील्ड में, तो एक तो गिर गाय पालने का ही आप चाहते, तो बिज़नेस में आप दूसरी गाय जो फॉरेन जो नस्ल की होती हैं वो भी पाल सकते थे, वो ज़्यादा दूध देती हैं। तो गिर गाय की आपको कैसे चस्का लगा? और दूसरा, गाय तो आपने कभी देखी ही नहीं थी, तो उसको ख़रीदने में क्या क्या चैलेंजेस आए, कहाँ से जुटाया, ये ज्ञान सारा कहाँ से जुटाया? जैसे हमने बात की कि देशी गाय हैं, उसमें भी हमारी गुजरात की गिर गाय हैं। अगर ऑर्गेनिक फार्मिंग और पूरी एक इकोसिस्टम बनानी है तो देशी गाय का ही गोबर और गौमूत्र भी हमें आगे जाके काम आता है। ज़रूर ये संघर्षपूर्ण है, बट अगर लॉन्ग टर्म की बात करें तो यही ज़्यादा फ़ायदाकारक है, ना सिर्फ हमारे लिए बट ज़मीन के लिए और जिन लोगों तक हम प्रोडक्ट पहुँचाते हैं सभी के लिए। मैम, आपसे जानना चाहेंगे कि जब श्रीकांत भाई अच्छी भली एक नौकरी करके आए, आपने शादी एक इंजीनियर से की थी और आप खुद प्रोफेसर थी किसी कॉलेज में, गवर्नमेंट प्रोफेसर थी, तो इनके इस फितूर में आपने कैसे सहयोग कर दिया? हम दोनों पहले से नेचर लवर्स हैं। हमें ऐसा कभी नहीं हुआ कि हमारे शौक़ बहुत बड़े हैं, हमें इतनी स्टेबल इनकम तो चाहिए ही होगी। दूसरा एक ये भी था कि इंडिया में एग्रीकल्चर सेक्टर काफ़ी अनऑर्गेनाइज्ड है। जो फार्मर्स है वो प्रॉपर टेक्नोलॉजी का यूज़ नहीं कर पाते हैं, इसीलिए ज़्यादातर फार्मर्स प्रॉफिटेबल नहीं होते और वो कभी अपनी नेक्स्ट जनरेशन को एनकरेज नहीं कर पाते हैं फार्मिंग करने के लिए। तो अगर कोई फार्मिंग नहीं करेगा तो फ्यूचर जनरेशन बहुत डार्क था। तो इसीलिए हमें ये था कि हम अपनी स्किल्स, जो इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी की स्किल्स है, वो अगर अपनाएं और एक सक्सेसफुल मॉडल बना पाएँ तो हम फ्यूचर फार्मर्स के लिए भी एक इंस्पिरेशन बनेंगे कि वो लोग भी चाहेंगे कि नहीं, हमें भी डेयरी या एग्रीकल्चर करना चाहिए और ये प्रॉफिटेबल भी बन सकता है। तो ये हमेशा हमारा एक ध्येय रहा था कि एग्रीकल्चर या डेयरी सेक्टर में कुछ करना है, और इसकी वजह से हमारा वो पैशन था और हम आगे बढ़ पाए इसमें। ये जो थोड़ा सा विरोधाभास है, थोड़ी लाइफ चेंज है, उसको कैसे देखते हैं? नहीं, डेफिनेटली ये लाइफ पूरी बदलाव वाली हो जाती है, पर ये भी अपने आप में एक अलग ही सीखना था
कि गायों के साथ रहना, उनकी पूरी सिस्टम समझना, अगर गाय बछड़ा देती है या बछड़ी देती है तो उनका पूरा वो फिजियोलॉजी समझना, उनके साथ खेलना, घर की सब्जियां उगाना, वही चूट के खाना, ये सब का अलग ही मज़ा है। फिर इनिशियली हमारे पास स्टाफ भी बहुत कम था, तो जैसे पनीर है, घी है, ये सब घर पे बनता था, तो वो सब बनाने का भी एक अलग ही मज़ा था। फिर वो कस्टमर तक पहुंचाते हैं, उनके अच्छे इसमें फीडबैक शुरुआत में आपको करवाया क्या क्या इन्होंने, भाई साहब ने आपसे क्या क्या करवा लिया है काम, गोबर उठाने से लेके गाय धोने तक क्या क्या कर लेती हैं? इनिशियली जैसे मैंने बोला, पनीर बनाना, घी बनाना, ये सब करते थे। इन गायों को कैसे मैनेज करते हैं? आपने धीरे धीरे नॉलेज जुटाया, अब अपनी उस टेक्नोलॉजी का इस देसी गाय के बिजनेस में कैसे यूज़ करते हैं? हमने डे वन से यहाँ पे आके डिसाइड किया था कि एग्रीकल्चर और टेक्नोलॉजी ये दोनों को कंबाइन करेंगे, मर्ज करेंगे और उसी से आगे बढ़ेंगे। तो A to Z डिटेल्स, जैसे एक एक गाय की एक एक दिन की जो पूरी एक्टिविटी है, जैसे उसका जन्म कब हुआ, प्रेगनेंसी कब रही, डिलीवर कब करने वाली है, डिलीवर करने के 60 दिन पहले एक नोटिफिकेशन आएगा तो उसका जो खुराक चेंज करना है वो होगा, डिलीवरी के बाद उसकी जो डाइट है वो चेंज होगा, फिर हर एक दिन का दोनों टाइम का दूध रिकॉर्ड होगा, वो एक एक्सेल में मेंटेन होगा ताकि हमें पता चले कि एवरेज दूध कितना दे रही है, कितना खा रही है, कितने समय के लिए दूध दे रही है, कब ये दूध देना बंद करेगी। सेकेंडली अगर कस्टमर्स की बात करें तो एक सारे कस्टमर्स के लिए हमने मोबाइल ऐप बनाया है जिससे वो अपने जो दूध या दूसरी प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट है वो मोबाइल में ही डालते हैं और उस हिसाब से उनको डिलीवर हो जाता है। आज कितनी गायें हैं, आपने शुरुआत कहाँ से की, इसका हमें ज़रा सा बताइएगा, और कितने घरों में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं? हमने जब शुरू किया तो पहले 1-2 साल तो स्टाफ बहुत ही लिमिटेड था क्योंकि गाय भी हमने 4 गाय से ही शुरू किया था, धीरे धीरे उसको फिर बढ़ाते गए। तो बहुत कम स्टाफ था, तो पहले 2 साल तो ऐसा था कि चपरासी से लेके सीईओ सब कुछ मैं ही था। अच्छा, हाँ। सीईओ भी यही के, वो चपरासी भी गोबर उठा रहा है, सीईओ भी गोबर उठा रहा है। बट उसमें बहुत कुछ सीखने को मिला। मतलब सुबह 5 बजे से रात को 8 बजे तक 365 दिन, चाहे वो दिवाली हो, चाहे वो होली हो, कुछ भी हो, यहीं पे रह के गाय के साथ, स्टाफ के साथ वो रह के पूरा एक सिस्टम समझना था और एक नया सिस्टम बनाना था जो एफिशिएंटली काम करे, प्रोसेसेस सेट करने थे। तो बहुत कुछ हेल्प मिली इससे। और फिर धीरे धीरे जाके हमने धीरे धीरे स्टाफ भी बढ़ाया, गाय भी बढ़ी, डिलीवरी के लोग भी बढ़े। तो ये एक जर्नी पूरी बहुत अच्छी रही है और मतलब सारा काम अगर आपको खुद को पता है तो ही आप उसको अच्छे से मैनेज भी कर पाएंगे। तो पहले 2-4 साल में ये बहुत अच्छा सीखने को मिला। फिर धीरे धीरे आज भी लर्निंग तो हर रोज़ नहीं कुछ चल रही है, बट ये है कि अभी थोड़ी सी बड़ी टीम हो गई है। तो अब हमारे करीब 30 लोगों की टीम है, उसमें 10 लोग फार्म पे गाय का काम है, प्रोडक्शन का काम है, पैकेजिंग का काम है, वो सब संभालते हैं। 15-17 लोग की हमारी डिलीवरी की टीम और सुपरवाइज़र्स हैं और 5 लोग हमारे ऑफिस के हैं जो बैक ऑफिस, अकाउंटिंग, कस्टमर सर्विस वो सब संभालते हैं। पहले नौकरी कर रहे थे, अब नौकरी बांट रहे हैं, जो मोदी जी कहते हैं हमेशा। हाँ बिल्कुल, वो बहुत फुलफिलिंग होता है कि आपके मंथ के एंड में कितना बचा या ना बचा, बट आपने 30 लोगों का घर चलाया, वो जो सेटिस्फेक्शन होता है वो बहुत अच्छा होता है। अब तो आप डेयरी प्रोडक्ट्स बना के बेचते हैं और ये सारी चीज़ें करते हैं, इसके अलावा क्या क्या करते हैं? गोबर से कुछ कंपोस्ट वगैरह बनाते हैं क्या, उसका भी बिजनेस आप करते हैं? मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमारे फार्म से एक बूंद पानी या 1 ग्राम भी गोबर वेस्ट नहीं जाता। कहने का मतलब हम जितनी भी आउटपुट है, गाय का दूध हो या गोबर हो या गौमूत्र हो, उसको किसी ना किसी तरीके से वैल्यू ऐड करते हैं और फिर उसको मार्केट करते हैं। अगर गोबर की बात करें तो हम वर्मी कंपोस्ट खाद भी बनाते हैं, जो केंचुआ खाद है, जो बेस्ट ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र है, वो हम बना के देते हैं। गौमूत्र से हम बायो पेस्टिसाइड्स, जो ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड्स है वो बनाते हैं। और गौमूत्र और गोबर से पंचगव्य प्रोडक्ट्स बनाते हैं, जैसे गोबर से हम धूप हैं, इंसेंस हैं, यहाँ तक कि गणेश में जो गणेश जी और लक्ष्मी जी जो होते हैं उसकी मूर्तियाँ भी बनाते हैं गोबर में से। आप जैसे युवा प्रोफेशनल्स को आप क्या सलाह देना चाहेंगे, जो आपने कहा ना कि छोड़ना चाहते हैं, छोड़ नहीं पाते हैं, सब आपके जैसा जिगरा लेके नहीं पैदा होते हैं, तो वो क्या चीज़ है जो आप बताना चाहेंगे, अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करना चाहेंगे? आजकल जो युवा है ना, वो मोबाइल से और एडवर्टाइजमेंट से इतने ज़्यादा प्रभावित हैं और जो बड़ी कॉरपोरेट्स है, बड़ी लॉबीज़ हैं, वो उनको एक कंजम्पशन साइकिल में ही डालना चाहते हैं। आईफोन लिया कि नहीं, तू यहाँ घूमने गया कि नहीं, इंस्टा में कौन सा फ़ोटो डाला, कौन सी बैग ली। तो हमेशा वो आप
आपको नई नई चीज़ें खरीदवाना चाहते हैं और आपको एक उसमें साइकिल में फंसाना चाहते हैं। उसमें सेटिस्फैक्शन देखते हैं। उसमें वो देखते हैं कि इससे ज़्यादा मैं वो बोलते हैं ना कि एवरीवन इज़ हैप्पी ऑन सोशल मीडिया। इंस्टाग्राम पे सब खुशी होते हैं, बट रियल ज़िंदगी में क्या हो रहा है वो उन्हीं को पता होता है। तो ये सब एक बहुत गंदा कल्चर और बड़ी बड़ी ब्रांड्स ने मार्केटिंग करके ब्रेन वॉश करके कंजम्पशन साइकिल पूरा बना दिया है। सेकेंडली जो गांव के यंग युवा हैं उनको लगता है कि शहर में ही सब कुछ है, वहाँ बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ है, बड़े बड़े 5 स्टार होटल्स है, बड़े बड़े मॉल्स है, तो वहीं जाना चाहिए। खुद की 200 एकड़ 100 एकड़ 50 एकड़ ज़मीन छोड़ के वहाँ जाके 10,000 की नौकरी करेंगे। तो इससे ज़्यादा बड़ा बेवकूफ़ कोई हो नहीं सकता कि जो सेटिस्फेक्शन गांव की लाइफ में है, खेत से जुड़ के है, पैसा कम ज़्यादा अलग बात है, बट अल्टीमेटली आपको सेटिस्फेक्शन कितना है। और अगर आपने सोच समझ के प्लानिंग करके ऑर्गेनाइज वे में किया तो इवन गांव में रह के आप शहर से काफ़ी अच्छा कमा सकते हो। और अल्टीमेटली कितना कमाया वो इम्पोर्टेंट नहीं है, कितना बचाया और कितना जिया वो इम्पोर्टेंट है। ये हमसे बात कर रहे थे श्रीकांत मालदे और चार्मी मालदे जी, जिनकी कहानी जो अपने आप में यूनिक है, आपने खुद ही सुना, खुद ही देख रहे हैं। और इन्होंने कैसे फ़िरके लोग होते हैं इस दुनिया में जो अपने पैशन को पाने के लिए किसी भी हद तक गुजर जाते हैं। तो ये कहानी आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। देखते रहिए गाँव जंक्शन।